हाँ नगद, नगदी, उसी को नगदी भी कहा जाता है, नगद पैसे जो होते हैं। हाँ लिखो, नगदी तक पहुंच कम किया जा रहा है, नगदी तक पहुंच कम किया जा रहा है। हैं? फिर से बोल रहे हैं, नगदी, नगद। शुरू से ही बोल रहे हैं, वो जो टॉपिक था वो था क्रेडिट और मौद्रिक नीति, उसमें 4 पॉइंट लिखे थे ना, तो ये 5वां पॉइंट है, नगदी तक पहुंच गर्म पानी था, नगदी तक पहुंच कम किया जा रहा है, नगदी तक पहुंच कम किया जा रहा है, जबकि जबकि टर्म रेपो पर, जबकि टर्म टर्म जो समय होता है, टर्म रेपो पर निर्भरता को, टर्म रेपो पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा दे रहा है। टर्म रेपो पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बजट 2016-17 में, केंद्रीय बजट 2016-17 में आरबीआई ने आरबीआई ने अब सरकारी प्रतिभूति बाजार में व्यक्तिगत तौर पर भी व्यक्तिगत तौर पर भी हिस्सा लेने की अनुमति, व्यक्तिगत तौर पर भी हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। इसका लिखिए MCLR, MCLR, MCLR इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड
lending rate. हाँ, इसका पॉइंट लिखिए स्टार दे करके। सबसे पहले लिखिए समय आधारित, धर्मेंद्र लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, समय आधारित बेंचमार्क होगा, समय आधारित बेंचमार्क होगा जिसे सालाना तौर पर तय किया जा सकता है, जिसे सालाना तौर पर, सालाना मतलब वर्ष में, जिसे सालाना तौर पर तय किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी में वास्तविक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर MCLR में वृद्धि जोड़ने पर तय होगी। हाँ पवन भाई, हम कनी ऑनलाइन क्लास में छिए था। ठीक छै। वास्तविक ब्याज दर MCLR में वृद्धि जोड़ने पर तय होगी। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक महीने समीक्षा होगी, प्रत्येक महीने समीक्षा होगी। प्रत्येक महीने समीक्षा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्जदार को चुनने का विकल्प होगा, कर्जदार को चुनने का विकल्प होगा। कर्जदार को चुनने का विकल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अपने बेस रेट की समीक्षा करते रहेंगे, बैंक अपने बेस रेट की समीक्षा करते रहेंगे। नेक्स्ट, बैंक अपने बेस रेट निर्धारित करने के लिए, बैंक अपने बेस रेट निर्धारित करने के लिए निम्नांकित 3 तरीकों में से, निम्नांकित 3 तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करेगा।
हाँ तो कौन, थोड़ा देर से 5-10 मिनट से। किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो किसका किसका इस्तेमाल करेंगे है अपन देखिए, लिखिए पहला ए, फंड का औसत मूल्य। ए में क्या लिखेंगे धर्मेंद्र, अनमोल? फंड का औसत मूल्य, जो फंड है उसका औसत मूल्य, औसत मूल्य समझते हैं ना? किसी चीज का हम लोग प्राइस कहते हैं ना, इसका 10 से 20 रुपये के बीच में होगा, वही औसत मूल्य हो गया। फंड का औसत मूल्य ए। बी, फंड का सीमांत मूल्य। सीमांत मूल्य समझते हैं कि नहीं? उधर से कोई बोलो। धर्मेंद्र, अजीत। सीमांत मूल्य का मतलब होता है कि जो सीमा तय की जाती है ना, इससे आगे होगा ना इससे कम होगा, वही सीमांत मूल्य हो गया, बॉर्डर लाइन, फ्रंटियर। ठीक है? हाँ, किसी चीज का सीमांत मूल्य होता है, जैसे गवर्नमेंट हाउसिंग लोन पर हर बैंक को है कि 10% से वो नीचे, बहुत नीचे नहीं जा सकती है, उससे ऊंचे पर आपको दे सकता है, लेकिन कोई हाउसिंग लोन 7%, 6% पर आपको नहीं दे सकता है ना? अगर देगा तो उसमें कुछ हिडन होगा जो बैंक को बता देगा कि हम इसमें क्या हिडन रखे हैं। ठीक है? फंड का सीमांत मूल्य। सी, फंड का मिश्रित मूल्य। फंड का मिश्रित मूल्य। देखो MCLR से क्या होता है, जो मैंने MCLR लिखाया, इससे बैंक का जो पॉलिसी रेट होता है ना, उसी पर बैंक का ब्याज दर होगी, और साथ ही साथ बैंक ज्यादा प्रतिस्पर्धी होकर काम कर पाएंगे। ये MCLR में ये चीज इसलिए करना जरूरत था कि बिना प्रतिस्पर्धा के आप आगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक आ गए जो सरकारी बैंक से ज्यादा अच्छा फैसिलिटी देता है। क्या धर्मेंद्र, अनमोल, अजीत? लेकिन हाँ, लेकिन आमतौर पर क्या है कि मैक्सिमम लोग वो चाहता है कि हम सरकारी बैंक से ही लोन लें या सरकारी बैंक में ही अपना जमा पूंजी रखें, क्योंकि प्राइवेट बैंक कब धोखा देगा, क्या करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अप टू द मार्क होता है, देखता है नहीं बैंक ये गड़बड़ करने वाला नहीं है और बेहतर फैसिलिटी देता है, हम अगर सब कुछ प्रॉपर होकर के बैंक को देते हैं तो ये बैंक फैसिलिटी भी उतनी ही प्रॉपरता से देती है, घर पहुंच करके फैसिलिटी उपलब्ध करा देती है। इसीलिए प्राइवेट बैंक की जो संख्या बढ़ा है उसका मूल कारण है उसको उसके काम करने का तरीका और फैसिलिटेशन। तो इसीलिए कुछ गवर्नमेंट का जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है, अनुसूचित बैंक साथ में कॉमर्शियल जितने बैंक है, हाँ वाणिज्यिक बैंक, तो इन सब बैंक को ये स्वायत्ता दी गई है कि आप भी बाजार के प्रतिस्पर्धा को समझ करके ये सब तय कर सकते हैं। ठीक है? अब है संशोधित LMF। हेडिंग क्या लिखोगे? संशोधित LMF। हाँ, इसमें लिखो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में, इंटर बैंक यानी एक बैंक से दूसरे बैंक, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में उठा पटक की स्थिति पर, उठा पटक की स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके जहां की बैंक एक दूसरे को
जहां की बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं, ऋण ऋण लोन, हाँ, जहां ऋण देते हैं, लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, जहां की बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं और साथ ही ऋणदाताओं को अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करने की छूट भी देते हैं, अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करने की छूट भी देते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, LMF कॉल रेट में भीषण उतार चढ़ाव को कम करने के लिए है, भीषण उतार चढ़ाव को कम करने के लिए है। इसके अन्य उद्देश्य हैं बेहतर ब्याज संकेत, इसके अन्य उद्देश्य हैं बेहतर ब्याज संकेत, तथा ऋण बाजार में मध्यम सर्वाधिक स्थिरता, तथा ऋण बाजार में मध्यम सर्वाधिक स्थिरता। तथा ऋण बाजार में मध्यम सर्वाधिक स्थिरता। हाँ, लिखो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। धर्मेंद्र लिख रहे हो? यस सर। हाँ, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो सहकारी बैंक, पहले सुन लो थोड़ा सा। सहकारी बैंक की जो स्थापना की गई थी ना, तो अपने देश में जो सेठ साहूकार थे, सूद पर पैसा देने वाले लोग थे, जिसकी परसेंटेज पुराने जमाने में उस समय सैकड़ा में 10, 15, 20 हुआ करता था। 100 रुपया देते थे, उसके बदले महीने का, साल का नहीं। जैसे बैंक जो हम लोग को लोन देती है तो पर ईयर हमसे ब्याज कलेक्शन करता है ना, ईयरली ब्याज फिक्स करता है क्या, या हमको भी देता है तो ईयरली देता है? धर्मेंद्र, अनमोल, बैंक में जो आपकी जमा पूंजी होती है या बैंक से आप लोन लेते हैं तो ईयरली ना हम लोग को देता है ब्याज।
ईयरली काउंट करता है, तिमाही पर दे करके ईयरली काउंट होता है कि प्रत्येक वर्ष हम 3% या 4% या 5% देंगे, यही ना है मनीष। लेकिन सेठ साहूकार क्या करता था, मंथली लेता था। खास करके जो शुद्ध लगाने वाले व्यक्ति थे वो मंथली गांव सब में गरीब सब के शोषण करते थे और उसकी फिर जमीन ले लेते, प्रॉपर्टी लेते थे, उसको बंधक बना लेते थे। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी और इसका काम था बिचौलिए को, सेठ साहूकार को, जो अधिक ब्याज पर कर्ज देते थे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, उसको बीच से हटाने का काम करे, उसको खत्म किया जाए। लेकिन ये खत्म तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जब आया तो फिर वो पैसा उसी को देने लगा जिसका वहां अप्रोच था। ऐसे व्यक्ति को कहाँ देता था जो वास्तव में गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, कुछ गारंटी नहीं रहता था, बैंक को लगता था पैसे डूब जाएगा। कई तरह की बात थी, कुछ बैंक की गलती थी, कुछ सरकार की गलती थी, कुछ आम जनता की भी गलती थी। हाँ, लिख लिया सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। लिखिए प्रारंभ में इन्हें, हाँ लिखिए प्रारंभ में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले स्थानीय स्रोतों सोर्स, स्थानीय जो सोर्स होता था, लोकल सोर्स, ऋण देने वाले स्थानीय स्रोत विशेषकर साहूकारों को स्थानीय स्रोतों विशेषकर साहूकारों को हटाने के लिए, साहूकारों को हटाने के लिए स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। आज ये कृषि और सहायक गतिविधियों, आज ये कृषि और सहायक गतिविधियों गांव आधारित उद्योगों, सहायक गतिविधियों गांव आधारित उद्योगों और कुछ कम स्तर तक शहरी केंद्रों की व्यापार, शहरी केंद्रों की व्यापार और उद्योग की जरूरतों को शहरी केंद्रों की व्यापार और उद्योग की जरूरतों को, शहरी केंद्रों की व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये लिखिए सहकारी बैंक का त्रिस्तरीय ढांचा होता है। सहकारी बैंकों का एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है। पहला प्राथमिक ऋण संस्थाएं,
दूसरा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। पहला क्या बोले सर? पहला प्राथमिक ऋण संस्थाएं, ये कृषि और ये शहरी क्षेत्र में रहता है। प्राथमिक ऋण संस्थाएं। दूसरा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। तीसरा, राज्य सहकारी बैंक, ये शीर्ष स्तर पर होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। राज्य सहकारी बैंक। यहां तक कंप्लीट। मनीष, पुष्पा? जी सर। ठीक है। अब हेडिंग दीजिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हाँ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स REFORMS, सुधार को रिफॉर्म्स यहां कहा जाता है। लिखिए, CFS के सिफारिशों के आधार पर CFS के सिफारिशों के आधार पर द्वारा बोलिएगा सर। CFS, कमिटी ऑन फिनेंशियल सिस्टम, इसको कहा जाता है, कमिटी ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, CFS। CFS के सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू किए गए। बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू किए गए। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा, बैंकों के संसाधन, बैंकों के संसाधन बैंकों के संसाधन आम जनता से आते हैं। बैंकों के संसाधन आम जनता से आते हैं और बैंकों द्वारा इस विश्वास के साथ रखे जाते हैं, और बैंकों द्वारा
इस विश्वास के साथ रखे जाते हैं कि उन्हें जमाकर्ताओं के अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाएगा। उन्हें जमाकर्ताओं के अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाएगा। उन्हें जमाकर्ताओं के लिए अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाएगा। जैसे बैंक में जो हम लोग कोई पैसा रखते हैं ना, किसी लिक्विडिटी फंड में, इस फंड में, तो ग्राहक को ये विश्वास होती है कि हमारे पैसा को बेहतर तरीके से ये करेगा, ये नहीं कि हमको नुकसान करा के दे देगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब लिखिए CFS की सिफारिश का लक्ष्य। CFS की सिफारिश का लक्ष्य। CFS का फुल फॉर्म लिख लिए है ना? Yes, sir. Committee of Financial System. हाँ, कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। यस। लिखिए हाँ, इसका पहला लक्ष्य लिखिए। CFS की सिफारिश का लक्ष्य ए देखिए, लिखिए संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना। संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना। संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना। बी दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंतरिक स्वायत्तता। नेक्स्ट सी पॉइंट, बैंकिंग कार्यों को काफी हद तक पेशेवर बनाना। बैंकिंग कार्यों को काफी हद तक पेशेवर बनाना। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए CFS की सिफारिशों को CFS की सिफारिश होता ना, सिफारिश जो किया, सिफारिशों को 5 भागों में बांटा जाता है।
CFS की सिफारिशों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष निवेश पर CRR, SLR को कम करना। CRR और SLR को कम करना। दूसरा पॉइंट बी, प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष ऋण, डायरेक्ट जो लोन देता है, प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर सी। तीसरा, ब्याज दर के ढांचे पर, ब्याज दर के ढांचे पर इसमें सिर्फ पत्ती रहता है कि और कुछ मिला रहता है? नमक उनक कुछ नहीं रहता है? हाँ, दोनों पियेंगे ना, हमारा फास्टिंग है। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, मेरा संडे नहीं है आज, मेरा नरक निवारण चतुर्दशी का उपवास है। हाँ, क्या लिखे? प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर। थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट, ब्याज दर के ढांचे पर। मनीष लिख रहे हैं? हाँ, फोर्थ पॉइंट है बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए, बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए। जैसे देखिए, पहले आप पॉइंट को लिखिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूं। बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए। हाँ, लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां कोष। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां कोष। अब जो सीएफएस की सिफारिश को जो 5 भागों में जो बांटा गया है ना, उसका मूल ये सिफारिश जो है, जैसे कोई बैंक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो वहां पर उसको सीआरआर या एसएलआर इस क्षेत्र में जो आता है तो उसको कहता है कम रखा जाए। ठीक है। प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम, क्योंकि जितना यहाँ पर सर्विस सेक्टर बढ़ेगा ना तो उस पर टैक्स आएगा। जैसे बैंक में भी जो आपको सर्विस प्रोवाइड होता है उस पर आप टैक्स देते हैं, पता है कि नहीं सबको? पुष्पा, हाँ हाँ। तो फिर जो प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम लिखा है, जो डायरेक्ट लोन दिया जाता है किसी को, उस पर भी, उसमें भी कहा है कि पारदर्शिता आपको बरतना है। ठीक है। फिर ब्याज दर का जो ढांचा है उसको प्रतिस्पर्धी रखनी, ये नहीं कि आपसे जमा करने वाले को आपसे ज्यादा ब्याज दर प्राइवेट बैंक देता हो और जिसको आप लोन देते हैं उसको भी आप उससे ज्यादा लेते हैं। तो इसमें तब क्या होगा कि अधिकतर ग्राहक प्राइवेट बैंक में चला जाएगा। इसीलिए आप अल्टीमेट आप पैसा जुटाते हैं बैंक में ग्राहक से ही, सरकार की उसमें कोई चीज नहीं होती। सारे पैसे जो बैंक में इधर से उधर होता है वो ग्राहक का ही पैसा रहता है विभिन्न फंड में। और लोन देकर बैंक की कोई खेती नहीं है, बैंक लोन बांट के ही धन का अर्जन करता है, ये ध्यान रखना। लोन मेला जो लगता है वो हमको तुमको जब पैसे अधिक नहीं है, कोई परिसंपत्ति लेनी है, तो इसीलिए पटना के जमीन का दाम इसीलिए बढ़ाया गया कि सरकार को रजिस्ट्री चार्ज अधिक मिले और साथ ही साथ जो है बिना बैंक से लोन लिए कोई जमीन को खरीद ही नहीं सके, और खरीद भी लेता है
और ट्रांजैक्शन मनी जब होता है, जिसको आप पैसा देते या लेते, रजिस्ट्री जब होने लगता है, तो जमीन का जो सरकारी रेट है उतना पैसा तो देना होगा। तो जो व्यक्ति खरीदा है, क्या इतने पैसे के वो इनकम टैक्स पेयर हैं, उसकी परिसंपत्ति उन्होंने इतना दिखाई है कि नहीं, तुरंत वो घेरे में आ जाता है। इसीलिए रजिस्ट्री के वक्त जो है वो आंख और पांचों अंगूठा, अगर आधार कार्ड आपका नहीं भी है तो आंख और पांचों अंगूठा नहीं भी दिए तो ये ले लिया जाता है आपसे, और परिचय पत्र में जो चीज दिया जाएगा उसको मिलान करेगा और आपको सर्च आउट करेगा, तो लोग पकड़ा ही जाते हैं। जैसे आपका इनकम है सपोर्ट दैट साल का 15 लाख, और एक ही साल में आप 10 लाख LIC का पॉलिसी जमा कर दिए, 2-3 साल से नहीं कर रहे थे, कि 10 लाख आया कहां से, 15 लाख में से तो टैक्स चला गया 20%, है ना, और बाकी खर्च हो गए, तो फिर 10 लाख सेविंग कैसे हो गया, निश्चित रूप से इधर उधर का पैसा है। इसी में कई ऑफिसर अभी घेरा गए और पकड़ा गए, क्योंकि आपका कोई भी जमा, आपका बैंक, आपका मोबाइल, सब आधार कार्ड से लिंक है। 2 पैसे का इधर से उधर ट्रांजेक्शन आपका होगा मनीष, तो आप घेरे में आ रहे हैं। इसीलिए उसमें आपको देखना होगा कि हम बड़ा ट्रांजेक्शन करते या लेते देते हैं तो क्या मैं टैक्स पेयर इतना का हूं कि नहीं, ये गौर रखना है। क्योंकि आपकी जो सैलरी मिलती है ना, उस पर जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के बाद आपको इतना ही सैलरी सरकार छोड़ती है क्या कि भोजन भात करके, बाल बच्चे की पढ़ाई करके आप फ्री रहे, उसके बाद आपको बहुत कम पैसे बचे, ज्यादा नहीं बचता है। बचाने में फिर इतनी महंगाई है तो बचेगी कहाँ से। तो फिर जो बच रहा है पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तो पकड़ा रहे हैं। इसीलिए ब्याज दर के ढांचे पर, प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर, और बैंक की संरचनात्मक पुनर्गठन की जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर कर, कि आप देखिए कि जो प्राइवेट बैंक है उसमें AC लगा रहता है, सोफा लगा रहता है, चाय पानी की व्यवस्था रहता है, तो उसी तरह से SBI में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और सभी बैंक में AC, सोफा, ये बैठने का, ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक की किसी प्रकार की कंप्लेन का जो बैंकिंग लोकपाल है, वो सब व्यवस्था किया गया है। तो बैंकिंग क्षेत्र में ये सुधार कई कमेटी बनी है, उसके जरिए आया है। फिर CFSC इसने बनाया गया है ये इसमें सुधार को प्रतिस्पर्धा के रूप में विश्व स्तरीय मानक को देखते हुए तय की जाए। चलो आगे लिखो, ऊपर में हेडिंग दो, बैंक क्षेत्र में सुधार। बैंक क्षेत्र में सुधार देखो, 1997 में 1997 में 1997 में M नरसिम्हन की अध्यक्षता में, M नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति ने अपना रिपोर्ट 2 दिए। समिति ने अपना रिपोर्ट 2 दिए, जिसके मुख्य सुझाव निम्न है। समिति ने अपना रिपोर्ट 2 दिए। क्या धर्मेंद्र? हेलो, आप लोग क्या बोले सर? हाँ बोले 1997 में M नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति ने अपना रिपोर्ट 2, इससे पहले भी एक रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट 2 दिए, जिसमें मुख्य सुझाव निम्न है। अब लिखो स्टार दे के क्या क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट लिखो, मजबूत बैंक व्यवस्था। मजबूत बैंक व्यवस्था, मजबूत बैंक व्यवस्था, विलय के बाद दूसरा पॉइंट, विलय के बाद
त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना। अभी बैंक की विलय की बात हो रही है ना, कई गो बैंक को विलय किया गया, पता है कि नहीं? इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक सब मिला करके, सेंट्रल बैंक से मिला के हो गया इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक सब मिला करके। विलय के बाद त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना, विलय के बाद त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना। नेक्स्ट पॉइंट, ऋण वसूली मजबूत हो। नहीं तो एनपीए बढ़ जाती है। अगर ऋण समय पे लोग नहीं चुकता करता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है उसमें बढ़ोतरी होने से बैंक को नुकसान होता है। ऋण वसूली मजबूत हो। शुद्ध एनपीए में कटौती। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, शुद्ध एनपीए में कटौती। शुद्ध एनपीए में कटौती। नेक्स्ट, निजी बैंकों का लाइसेंस कायम रखना। निजी बैंकों का लाइसेंस कायम रखना। यानी बिना लाइसेंस का वो नहीं आए। निजी बैंकों का लाइसेंस कायम रखना। आरबीआई की देखरेख में, आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए। आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए। हाँ, अब लिखो एनपीए। एनपीए इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ, नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। लिखो, अलाभकारी संपत्तियां, अलाभकारी परिसंपत्तियां, अलाभकारी परिसंपत्तियां बैंकों के खराब कर्ज हैं, बैंकों के खराब कर्ज हैं, अलाभकारी परिसंपत्तियां बैंकों के खराब, यानी कि ये बेहतर कर्ज नहीं है, बैंकों के खराब, बैड लोन है, बैंकों के खराब कर्ज है, जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है।
जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है। जैसे इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जो डिफॉल्टर होता है, एक बैंक से कर्ज लिया, डिफॉल्ट हो गया, तो प्राइवेट बैंक की ओर मुख करेगा। प्राइवेट बैंक अपने यहाँ अगर बढ़ा है तो उसका मूल कारण क्या है कि वो वहां पर वो लोग ज्यादा कर्ज के लिए जाते हैं जो सरकारी बैंक में डिफॉल्ट है। सरकारी बैंक इंटरलिंक है। अगर आप जैसे लोन लेते हैं किसी संपत्ति पर फिर दूसरे पे लेने गए, तो अगर मैनेजर को कुछ दे दिए इधर उधर या वो सब कर लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप डिफॉल्टर हैं तो बगैर सिफारिश मतलब कि बैंक में जो फाइनेंशियल कमेटी होती है आरबीआई की, उसके सिफारिश जब तक यहाँ से भेजा जाता है, फिर वो देखता है कि किस प्रकार का, उसे पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है, ये जो इंडस्ट्री कौन है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, किस प्रकार का लोग है ना, एक्सपोर्टिंग क्या करता है, पूरा देखा जाता है कि हाँ ठीक है, इस कारण से इसको नुकसान हुआ, तो अगर इसको लोन दिया जाए तो ये भरपाई कर सकता है, तो ठीक है वो। लेकिन वो बार बार डिफॉल्टर है और एक बार ही लिया लेकिन डिफॉल्ट बड़ा है और दोबारा भी वो चुकाएगा कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जांच पड़ताल के बाद ही आप लोन दीजिए, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं होता है तो उसकी संपत्ति भी उतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि बैंक में अक्सर लोग क्या करता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को रख देता है ना, रजिस्ट्री ऑफिस से सबसे पैसा कौड़ी देकर के जहां तहां घाल मिल करके, इसीलिए बैंक की स्थिति गड़बड़ हुई। इसमें गलती कहीं ना कहीं बैंक का है कि आप उस समय पूरे छानबीन, इसीलिए सरकारी बैंक में लोन लेना झंझट है, क्योंकि छानबीन करके नहीं देगा तो बाद में उस मैनेजर पर भी गाज गिरेगा, बैंकिंग व्यवस्था भी चौपट होगी। और हम लोग को भी सचेत रहनी चाहिए कि बैंक से जब लोन या कर्ज लेते हैं तो उसको चुकता करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेट सरकार को और हम ही लोग को नुकसान है। जैसे एनपीए का यहाँ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो नहीं रिटर्न हो सकता है, इस प्रकार के प्रॉपर्टी पर लोन देना या इस प्रकार के प्रॉपर्टी को बढ़ावा देना बंद किया जाए, क्योंकि अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बैंक की धोखाधड़ी। अब विजय माल्या जैसा बिजनेसमैन पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ का चंपत लगा के भाग गया, क्या कि गड़बड़ है? विजय माल्या भाग गया। हाँ, उसके बाद वो क्या था, वो जो गुजरात वाला था हीरा का व्यापारी, लॉकडाउन के समय जो भागा, क्या उसका नाम था, मोदी नाम था, नीरव मोदी। हाँ हाँ, वही नीरव मोदी, वही मोदी का भाई गुजराती का। तो वो अलग चौपट किया। हाँ, वो कितना लेके भाग गया, कई हजार करोड़ रुपया, वो इससे भी कई गुना लेकर के भाग गया, और डुप्लीकेट हीरा भी बेचा लॉकडाउन में। तो इस तरह के बिजनेसमैन से बैंक को बहुत सावधान रहना होगा, है ना। ये जांच पड़ताल बैंक को खुद ही करनी है, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा इसीलिए नहीं करेगा कि आपको हर कोई फ्रॉडिज्म है, तो इसमें कौन, बैंक के ही अधिकारी पैसे लेकर के ऐसे लोग को लोन देते हैं। हम तुम साफ सुथरे हो, जाओ लोन लेने के लिए, तो दबार के बाहर करेगा, नहीं देगा। किसान जाए बैंक तो जल्दी लोन नहीं देता, लेकिन किसान को लोन देना, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश में कौन है मनीष, पुष्पा, किसान है। हाँ, इसीलिए इसको अवॉइड करके अब नहीं चला जा सकता। अभी तक तो ये जाति धर्म के आधार पर वोट दे, लेकिन अब किसान देखता है कि सब लूट रहा है, जो कुछ मिले हम भी इससे लूटें, इसीलिए किसान को अब इसको प्रलोभन कुछ कैश देना ही पड़ता है। जैसे 6,000 रुपया जो ये आ रहा है, फिर आपको अनाज फ्री में दे रहे हैं, सुखाड़ दहाड़ दे रहे हैं, और देना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग को सत्ता से हटना ही पड़ेगा अल्टीमेट। और सभी पार्टी को हटा करके किसान का एक अलग पार्टी ही हो, मेरा ये मानना है ना। बेरोजगार का एक दो ही पार्टी हो, एक किसान पार्टी हो, एक बेरोजगार पार्टी हो, यही दोनों मिलकर सरकार बनाए, तो बेरोजगार की बेरोजगारी दूर होगी और किसान की आर्थिक स्थिति, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसान अरबपति बन जाए, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। कब तक 100, 200, 400 वर्षों से किसान की ये जो दुर्गत है, और आजादी के बाद तो सबसे ज्यादा दुर्गत हुआ तो किसान का हुआ। आजादी से पहले तो किसान ठीक था, आप अपने बैक में जाइएगा तो पता चलेगा, नहीं अच्छे खासे उपज होते थे यहाँ। ज्यों-ज्यों ये आजादी के बाद की परिस्थिति बढ़ती गई, तो सबसे अगर दुर्दांत स्थिति किसी की हो तो किसान के ही हो गए, है ना। इसीलिए बैंकों को एक आता है, किसान को लोन देना टारगेट रहता है, लेकिन टारगेट का आधा भी पूरा नहीं करता है। सब जो खेती करता है तो दूसरे की जमीन पर कर रहा है, तो लोन लेने आता है, वह लोन दीजिए खेती करेंगे, तो बोलता है जमीन का कागज, अरे मैं तो बटाई खेती करता हूँ, तो बटाई वाला अपना कागज कैसे देगा बैंक में, नहीं उपजा तो बैंक उसका जमीन ले लेगा, तो दिक्कत होगी।
तो इसीलिए सरकार को यहाँ पर जो बटाईदार है उसको कर्ज देने की व्यवस्था करनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद देनी चाहिए। जिस वार्ड के व्यक्ति को दे उस वार्ड का जो परिषद 5 व्यक्ति के मेंबर का साइन के बाद यहाँ ये वास्तव में उस जमीन पर खेती करता है गारंटर के रूप में, नहीं तो आप ही को जेल होगा और ये फ्रॉडिज्म होगा। तो इस तरह से करके, जैसे बैंक में पासबुक भी खुलो तो गारंटर चाहिए कि नहीं मनीष? पुष्पा चाहिए। तो इसीलिए इन गारंटर के बाद अगर वो गलत आदमी को लोन मिला तो इसका मतलब बैंक मैनेजर ने धोखा किया है अपने बैंके के साथ। अब बेसल अकाउंट्स या बेसल समझौता या बेसल अकाउंट्स के बारे में कभी सुने हो कि नहीं? जानते नहीं, यही तो मैं भी कह रहा था। देखो ये तो बहुत पहले से है, इसकी चर्चा 1988-89 में हुई थी, लेकिन बेसल एक जगह का नाम है जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जैसे आप बराबर सुनते होंगे ये भाजपा की सरकार जो बनी तो भ्रष्टाचार के नाम पर आई, इसका तो अपना 3-4 एजेंडा था ही, 370, समान आचार संहिता और राम मंदिर, 3 मुद्दे तो इसके थे। ये तीनों मुद्दे को हल कर लिए। अब विकास, जब सरकार बनी तब इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, कुछ काम कर भी रहा है। लेकिन बेरोजगारी आज ही के पेपर के न्यूज में है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा बेरोजगार बढ़ा है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें 3 करोड़ समथिंग लोग बेरोजगार हुए हैं जो काम कर रहे थे, यानी कि अब वो नौकरी भी नहीं तलाश पा रहा है, जहां जा रहा है उसको ना का ना मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय के लिए, ठीक है ना। तो बेसल जो है वो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए, सुधार मतलब कि विश्व स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था हो। लेकिन ये स्विट्जरलैंड खुद धोखाबाज देश है। यूरोपियन कंट्रीज कहने भर के लिए शिक्षित है लेकिन ये फ्रॉड का अड्डा है, ठीक है। इसलिए ये फ्रॉड का अड्डा है, मैं बताता हूं कि अपने देश का यही सरकार ब्लेम लगाती थी कि सारा पैसा स्विस बैंक में है। तो जब बैंकिंग व्यवस्था में आप सुधार करते हैं तो दूसरे देश के चोरी किए गए पैसा है ना, इनकम से अधिक, यानी कि ब्लैक मनी को आप कैसे रखें। विदेश लोग जाते तो गोरे होके लौटते हैं और पैसे गए तो ब्लैक हो गए, यानी कि तो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। तो दुनिया के बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक समस्या थी कि आज अभी तो आप भारत के पैसा को अपने यहाँ छिपा के रखें, कल यूरोपीय देश में भी जब भारतीय भरेंगे तो यहाँ के पैसा छिपा के भारत में रखेंगे, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए बैंकिंग व्यवस्था में एक समान रूपता आनी चाहिए। बैंक मनी बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, बैंक टू बैंक जाता है, इस परिसंपत्तियां की हिसाब होती है। तो ये कहाँ है पैसा, उस देश की सरकार देखेगा कि हमारे यहाँ ना किसी बैंक में जमा ना किसी पब्लिक के पास है ना, ये ट्रांजैक्शन में नहीं है, तो मनी कहाँ है, कहीं ना कहीं जमा है, तो स्विस बैंक में जमा है। लेकिन ये इसमें थे कौन, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े दलाल इन्वेस्ट थे, बड़े बड़े नेता का इसमें काम कर रहे थे, वहां पर पैसा रख रहे थे। इसीलिए इसकी सही तरीके से हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। जनता के चुनी हुई सरकार ही जनता को धोखा देने में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ रहा इस मुद्दे पर, ठीक है। हेडिंग दीजिए बेसल समझौता। देखिए इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय संस्थानों के पास अकाउंट पर वित्तीय संस्थानों के पास अकाउंट पर पर्याप्त पूंजी हो ताकि
ताकि अप्रत्याशित हानि की क्षतिपूर्ति, ताकि अप्रत्याशित हानि की क्षतिपूर्ति हो सके, ताकि अप्रत्याशित हानि की क्षतिपूर्ति हो सके और शर्तों का निर्वहन हो, और शर्तों का निर्वहन हो, और शर्तों का निर्वहन हो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाना, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाना, तंत्र को, बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग तंत्र को, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना, नेक्स्ट राष्ट्रीय पूंजी मानकों पर, राष्ट्रीय पूंजी मानकों पर एक तरह के सुझाव को प्रोत्साहित करना, नेक्स्ट दुनिया भर के देशों के बीच प्रतिस्पर्धी विषमता को हटाना, प्रतिस्पर्धी विषमता को हटाना, दुनिया भर के देशों के बीच प्रतिस्पर्धी विषमता को हटाना, हाँ नेक्स्ट लिखो पैराग्राफ चेंज करके, बेसल देके हैपन देके 1 लिखना, बेसल 1 वित्तीय संस्थानों की पूंजी प्रचुरता पर केंद्रित है, बेसल 1 वित्तीय संस्थानों की पूंजी प्रचुरता पर केंद्रित है, प्रचुरता क्या होता है सर? प्रचुरता ज्यादा मात्रा पर, यानी कहना क्या बेसल 1 की जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक से रिलेटेड है या बैंक है, उसके पास पैसे अधिक होनी चाहिए,
अगर कोई लोन ज्यादा मांगता है या किसी को तत्काल दिक्कत हुई है बिजनेस में, तो उसको फिनांस करने का जो है पावर बैंक के पास या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होनी चाहिए, है ना। जैसे आप देखिए कि अगर देश के पास पैसे नहीं होते तो अपने देश में टीका बने और फ्री में हम लोग को टीका दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बदले सरकार महंगाई को कम नहीं कर पा रही है, पेट्रोल के दाम ज्यादा है और चीजों का दाम ज्यादा है, सरकार को उस पर टैक्स मिल रही है, टैक्स आ रहा है, अन्य तरह की महंगाइयां है। तो सरकार उस महंगाई को कम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जो 1500 में टीके मिलते प्राइवेट में मिल रहे हैं वो आपको हमको फ्री में दे रहा है। तो इसीलिए अगर सरकार के पास पैसे नहीं होते तो सरकार क्या करती, टीका बनाता ही नहीं, कहता नहीं नहीं ये विदेश से आएगा और पड़ेगा, तो ये सारे के सारे पैसे विदेश को चले जाते। तो इस बार क्या की है सरकार कि 77 देश को हमने टीका निर्यात किया है, कुछ देशों को फ्री में, जितने भी गरीब देश में या एशिया के फ्रेंडशिप देश में गया है वहां पर 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 डोज अगर फ्री में हमने दिया है गरीब के लिए, जो एक होता है क्योंकि हम उस सब के मेंबर हैं, WTO, WHO सब के मेंबर हैं हम, UNO, IMF सब के खुद गरीब देश हैं, तो इसीलिए हम गरीब होते हुए गरीबों का ध्यान रखते हैं और कुछ डोज के हमने पैसे लिए हैं। तो अपना व्यापार भी इस माध्यम से बढ़ाए, यानी दुनिया के नजरों में ये गया कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं है, भारत सिर्फ चीजों को खरीदेगा नहीं, बना के सबसे पहले और सबसे बेहतर क्वालिटी का टीका बेचेगा भी। इसीलिए भारत के टीकों को मान्यता वर्ल्ड वाइड नहीं दिया जा रहा था कि दुनिया के बाजार में ये छा जाएगा। रसिया से बेहतर अपना टीका स्पुतनिक बहुत हल्ला था, स्पुतनिक फाइल है अपने कोविड, कोविशील्ड और अपने जो कोवैक्सीन है उसके पास, बड़ा दुनिया में ये साबित हो गई, ठीक है। तो वित्तीय संस्थानों की पूंजी प्रचुरता पर केंद्रित है। बेसल 2 पैराग्राफ चेंज करके, बेसल 2 न्यूनतम पूंजी की जरूरत, न्यूनतम पूंजी की जरूरत पर्यवेक्षी समीक्षा, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार व्यवस्था, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार व्यवस्था और बाजार व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मांगों को, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मांगों को मजबूत बनाना साथ ही इन मांगों को पूरा करने और उसकी निगरानी करना है। साथ ही इन मांगों को पूरा करने, साथ ही इन मांगों को पूरा करने और उसकी निगरानी करना है। यहां तक कंप्लीट? नीतू, पुष्पा, धर्मेंद्र सब? सर एक बार फिर से बोल दीजिए सर। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मांगों को मजबूत बनाना, साथ ही इन मांगों को पूरा करने और उसकी निगरानी करना है। हाँ, अब लिखिए बेसल 3, बेसल 3।
देखिए इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र का विनिमय कोमा पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन है। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र का विनिमय पर्यवेक्षण और जोखिम, जो खतरा होता है, जोखिम प्रबंधन है। हाँ, अब हेडिंग दीजिए 4 मौद्रिक राशियां निम्न है। 4 मौद्रिक राशियां